आज की क्लास में हम इस पेपर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये अक्टूबर नवंबर 2025 पेपर 4-1 है और ये आपको ये सारे फॉर्मूले हैं जो गिवन होंगे। अब वन बाय वन इसको देखेंगे और आपने क्विकली मुझे इसके आंसर्स बताते जाने हैं। अब देखें, अ क्वाड्रिलेटरल हैज रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर टू डायगोनल्स दैट आर द ओनली लाइंस ऑफ सिमेट्री। तो इस तरह की ज्योमेट्रिकल शेप आपके पास कौन सी हो सकती है? रोम्बस। रोम्बस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, आपने सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन नंबर 2। तो ये होगा 11 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2x। एंड देन इसको सिंप्लीफाई करोगे, 7 इज इक्वल्स टू 2x, x इज इक्वल्स टू 7/2। तो प्रॉब्लम है इसमें। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? द डायग्राम शोज टू पैरेलल लाइंस एंड अ स्ट्रेट लाइन। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। So what will be the value of x? If this angle is 55, this will also be of 55. It means that this angle will also be of 55. तो x किसके इक्वल होगा? 180 minus 55. You are allowed to use the calculator. तो आंसर क्या होगा? 125. ठीक है। Let's move to question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 को अगर आप देखो, जर्नी स्टार्ट्स एट दिस, द जर्नी टेक्स 5 hours and 52 minutes। तो आप क्या करोगे? 5 hours 52 minutes का मतलब ये हुआ, जैसे 16, देन 23, 16, बेसिकली 11, 16 है, देन 12, 16, देन 1, 16, देन 2, 16। अभी कितने आवर्स हो गए? 4 hours हो गए, ठीक है। देन 3, 16, ये कितने आवर्स हो गए? 5 hours हो गए। देन 52 मिनट्स हमने ऐड करने हैं। तो फाइनल आंसर इसमें क्या हो जाएगा? आप देखो, इसके अंदर आप 44 मिनट्स ऐड करो तो ये आपके पास 4 o'clock हो जाएगा, ऐसे ही है। और फिर आपने 44 यहाँ ऐड कर दिए, तो फिर आपने 6 और ऐड कर देने, सॉरी 8 और ऐड कर दिए, तो 4:08। दिस विल बी द फाइनल आंसर। तो कोई इशू है इसमें तो बताओ। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये है कि ABC इज अ ट्राइंगल, AB इज 8 सेंटीमीटर, AC इज 7 सेंटीमीटर। सो व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपने कंपास को 7 सेंटीमीटर पे ओपन करके इस तरफ एक आर्क लगानी है, एंड देन कंपास को 5 सेंटीमीटर पे ओपन करके इस तरफ एक आर्क लगानी है। तो आपके पास क्या होगा? आपके पास ये हो जाएगा, ये आपने ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया। मेजर एंगल ABC। तो इसको आप ABC को आप किससे मेजर कर सकते हो? सिंपल D से मेजर, ACB। तो इस एंगल को आप सिंपल D से मेजर कर सकते हो, ठीक है। कोई इशू है तो बताओ। ओके, ट्राइंगल ABC इज द स्केल ऑफ ड्राइंग ऑफ अ फील्ड, द स्केल इज 1 to this। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसकी रेशियो गिवन है 1/10,000। तो अब आपको ये पता है कि ये ट्राइंगल ABC क्या है और ये फील्ड का है। तो हम, इसका मतलब ये हुआ कि AC, आप फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस फ्रॉम A to B। अब A to B का डिस्टेंस हमें 8 है और हमें एक्चुअल डिस्टेंस फाइंड करना है, फील्ड का एक्चुअल डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अब देखो, हम इसको जस्ट कंपेयर करेंगे, रेशियो मेथड को यूज करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि एरिया ऑफ द फील्ड, एक्चुअल एरिया ऑफ द फील्ड विल बी इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाय 10,000, ठीक है ये। तो ये जो आपके पास आंसर है 8,000, ये किस में है आपके पास? ये सेंटीमीटर में है। 80,000 आपके पास सेंटीमीटर के अंदर है।
ठीक है। क्वेश्चन इज गिव योर एक्चुअल आंसर इन किलोमीटर्स, तो आप इसको किलोमीटर्स में कन्वर्ट करोगे। तो किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? डिवाइडेड बाय 1000 करके। युसरा, उमेर, मानू, देखो आपको पता है ये कन्वर्जन सीखनी है आपने कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, सॉरी 1 मीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स हैं? 1000 मीटर्स हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आपसे मैं पूछूं कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 होते हैं। तो अब आप क्या कर सकते हो, तो इसका मतलब ये 1000 मीटर में कितने होंगे? 1000 मीटर इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, सेंटीमीटर। तो आपके पास, आपने सिंपली क्या करना है, इसको डिवाइडेड बाय दिस करना है। सो योर आंसर विल, ठीक है, तो 0.8 किलोमीटर होगा। सी के सेकंड पार्ट पे आ जाएं। बी इज यू ईस्ट ऑफ ए, फाइंड द बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी। ए फ्रॉम बी, अब ये हम कैसे फाइंड करेंगे? बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी। फ्रॉम बी का मतलब ये हुआ कि हमें नॉर्थ की लाइन कहाँ लगानी है? बी पे लगानी है। यहां पे आप नॉर्थ की लाइन लगाओगे, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक जो एंगल होगा वो आपका बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी होगा। क्लियर है ये? क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 6 इज कि इसको सिंपली आपने मल्टीप्लाई करना है, 3g माइनस 2g स्क्वेयर, जस्ट एक्सपैंड करना था, 1 मार्क का क्वेश्चन था। देन मूव टू क्वेश्चन नंबर 7, राइट डाउन द इनइक्वालिटी टू रिप्रेजेंट इन द डायग्राम। तो इसकी इनइक्वालिटी होगी ये, -3 इज लेस देन x लेस देन एंड इक्वल टू 2। तो ये याद रखो, इसमें ये x एक्सिस का बता रहा है ना, और दूसरी चीज जो शेडेड होगा वो इंक्लूडेड होगा, जो शेडेड नहीं है वो इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। देन नेक्स्ट को सिंप्लीफाई करो, डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड्स, so this will be equal on both sides, this will be equal to -2 is less than x less than and equals to 4। कोई इशू है तो बताओ। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, इसमें एक चीज मैंने आपको ये बतानी है कि क्वेश्चन को आपने केयरफुली रीड करना है। राइट डाउन द इंटीजर वैल्यूज ऑफ एक्स दैट सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी। तो आप देखो इनके दरमियान इंटीजर वैल्यूज क्या होंगी? -1, 0, 1, 2, 3 और 4। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट का, वो ये होगा। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। बिकॉज इस पेपर में कैलकुलेटर अलाउड है, आपको जस्ट ये समझना है कि इसको टाइप कैसे करना है। तो 3.5 स्क्वेयर माइनस 2.2 क्यूब ब्रैकेट होल पावर फ्रैक्शन 1/4, तो 1.125, ठीक है। सो द आंसर विल बी 1.125, ठीक है। कोई इशू है या नहीं है? अच्छा, इसमें नॉन एग्जैक्ट आंसर्स को 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना होगा। या तो इसको पूरा कंप्लीट लिखो या 1.13 लिखोगे, ठीक है। दिस विल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। यस, द आंसर इज 34.2। और ये कैसे आंसर आया आपका कि आपने 9.5 को किससे मल्टीप्लाई किया?
ठीक है, तो हम इसको ये करेंगे और हमारा आंसर आ गया 34.2। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। Question number 10, A is the point this, AB is this. So we know that the vector AB will be equals to what? End point minus starting point. तो हम कोऑर्डिनेट्स किस तरह फाइंड करते हैं? हम कोऑर्डिनेट्स इस तरह से फाइंड करते हैं। ठीक है, ये आपके पास इस वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इस वेक्टर का एंड पॉइंट है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम इसकी जगह हम लिखेंगे 2 and 4 इज इक्वल टू ओ बी हमने फाइंड करना है। ओ बी माइनस ओ ए क्या है आपके पास? 2 and 1। इसको रीअरेंज करेंगे तो ओ बी विल बी इक्वल्स टू 2 and 4 प्लस 2 and 1। इसको राइट साइड पे शिफ्ट किए तो फाइनली आपका आंसर क्या होगा? 4 and 5। ठीक है, आपने इसको क्या किया है? राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। ओके, फर्स्ट पार्ट में आपके पास क्या है? Question number 11, first part, the original price of a coat is this. Calculate the sale price of the coat. अब reduced by 15% का मतलब ये हुआ कि 85% पे आ गया, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 85%, तो हम 85 डिवाइड बाय 100 करेंगे, ये बिल्कुल ठीक है। Then the sale price of a different coat is 58.14. Calculate the original price of this coat. तो अब क्या करेंगे, हमें कोड की प्राइस पता है 58.14 है और 85% ऑफ एक्स, हमने ओरिजिनल प्राइस फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इसमें ये देखो, अ क्यूब contains a solid metal sphere. The sphere touches all the faces of the cube. The side length of the cube is 8 centimeter. Show that the volume of the sphere is this. तो सबसे पहले तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का फॉर्मूला आपको पता होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर आपके पास क्या है? वो है 4/3 पाई आर क्यूब। अब क्वेश्चन को अगर रीड करो तो 8 सेंटीमीटर आपके पास क्या है? क्यूब की लेंथ है। ठीक है, अ स्फीयर टचेज ऑल द फेसेस ऑफ द क्यूब। इसका क्या मतलब हो? तो आपको पता है कि अगर वो क्यूब को टच कर रहा है और क्यूब की एक लेंथ आपके पास 8 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये हुआ कि रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। सो अगर हम वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर फाइंड करेंगे तो क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या आपके पास? 4 क्यूब। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास क्या आंसर आएगा? 256/3 पाई। तो जस्ट आप कैलकुलेटर पे आपने क्या करना है, इसको जस्ट टाइप करना है 4 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 4/3। तो ये 256/3 पाई आ रहा है। आई होप कि क्लियर है। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ द क्यूब दैट इज नॉट ऑक्युपाइड बाय द स्फीयर। देखें, फर्स्ट पार्ट में आपके पास ये था कि ये एक क्यूब है और इसके अंदर आपके पास ये एक स्फीयर है। तो जाहिर है डेफिनेटली अगर ये लेंथ 8 सेंटीमीटर है तो ये लेंथ आपके पास 4 सेंटीमीटर होगी, इसीलिए हमने रेडियस को 4 कंसिडर किया। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ द क्यूब दैट इज नॉट ऑक्युपाइड बाय द स्फीयर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये वाला रीजन ऑक्युपाइड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम टोटल क्यूब में से स्फीयर को माइनस करके शेडेड की परसेंटेज निकालेंगे। तो आप, आई होप कि क्वेश्चन समझ आ रहा है ना आपको। क्वेश्चन ये है कि ये आपके पास एक क्यूब है,
इसको ज़रा और मैं विजिबल करके बनाऊं, और जो स्पेयर इसके अंदर है वो कुछ इस तरह से है। और आपने क्या करना है, आपने वॉल्यूम फाइंड करना है कौन सा, जो आपके पास ये वाला रीजन है, इसका आपने, दैट इज नॉट ऑक्युपाइड बाय द स्फीयर, सो विच मींस दैट कि आप अब इसका, अब देखो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब आपके पास क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब वो आपके पास क्या होगा, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, 8 क्यूब, मतलब लेंथ क्यूब होता है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं पूछूं वॉल्यूम ऑफ ग्रीन पोर्शन, वॉल्यूम ऑफ ग्रीन पोर्शन, ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास होगा स्फेयर का वॉल्यूम, स्फेयर का वॉल्यूम कितना, नहीं, क्यूब के वॉल्यूम में से आप स्फेयर के वॉल्यूम को माइनस कर दें, 256/3 पाई को माइनस कर दें, ठीक है। तो आप इसको अगर 256/3 पाई को में से 8 क्यूब में से अगर आप इसको माइनस कर दें तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 243.92। सो आप क्या लिखेंगे, 243.92 डिवाइडेड बाय, अब हमने परसेंटेज निकालनी है ना, तो डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल क्या है आपके पास, टोटल है आपके पास 8 क्यूब। तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे क्या करोगे, डिवाइडेड बाय 8 क्यूब करोगे, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है 0.4764, उसको आप मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो आपके पास परसेंटेज क्या आ रही है, 47.64, 47.64, विच मीन्स 47.6%। बताएं इसमें कोई मसला है तो। अब सी पार्ट में क्या है, द डेंसिटी ऑफ द मेटल ऑफ द स्फीयर इज दिस, कैलकुलेट द मास ऑफ द स्फीयर, गिव योर आंसर इन द फॉर्म दिस। अब आप देखो तो आपको फॉर्मूला ऑलरेडी गिवन है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। तो मास आपके पास क्या है, mass will be equals to density multiplied by volume of the sphere. Density has 7.86, 7.86 multiplied by volume of the sphere क्या है, 256/3 पाई, 256/3 पाई। तो इसको सिंप्लीफाई करके बताओ कि आपका आंसर क्या आ रहा है, 7.86 multiplied by 256/3 पाई, क्या आंसर आ रहा है, एग्जैक्टली exactly. तो क्या आंसर आ रहा है, मैथ इज इक्वल्स टू 2107.129, यही आ रहा है। ये जो आपका आंसर है ये ग्राम्स के अंदर है, आपको फाइनल आंसर क्या करना है, इसको उसको आपने डिवाइड बाय 1000 करके केजी में कन्वर्ट करना है, बिकॉज इन द क्वेश्चन दिस सेज कि गिव योर आंसर इन केजी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको क्या लिखेंगे, इसको डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे, डिवाइडेड बाय 1000। तो ये आपके पास क्या है 2.107। तो इसको अब ये देखो नॉन एग्जैक्ट आंसर है तो हम इसको राउंड ऑफ करेंगे, तो ये हो जाएगा 2.11 kg। उम्मीद ये क्लियर है। ग्राम्स में था, उसको हमने केजी में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000 किया है। लेट्स मूव टू द डी पार्ट। The sphere is melted down and made into a solid cylinder with radius 3.1। इस क्वेश्चन में देखें, the sphere is melted down और सिलेंडर बन गया। कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर।
अब आपको पता है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर टॉप साइड, पाई आर स्क्वेयर बॉटम साइड, प्लस 2πRh। ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर होता है। ये फॉर्मूला भी आपको गिवन होता है। तो टोटल सरफेस एरिया किसके इक्वल होगा, 2πr² प्लस 2πRh। अब अगर नोट करो तो आपको r की वैल्यू गिवन है, सिर्फ आपने किसी तरह से h की वैल्यू फाइंड करनी है। तो h की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, h की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप एक चीज तो आपको समझ आ गई ना, कि स्फीयर का वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। अब स्फीयर के वॉल्यूम किसके इक्वल है, वो हमें फर्स्ट पार्ट में भी गिवन था, 256/3π। तो हम क्या लिखेंगे, 256/3π। अब मुझे ये बताओ कि सिलेंडर का वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, जुनेरा आप बताएं जरा, सिलेंडर का वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, πr²h। तो आप नोट करो, आपको वैसे बाय द वे यहाँ पे पाई और पाई को आप कैंसिल करके 256/3 इज इक्वल्स टू r² क्या है 3.1 स्क्वेयर h। तो इसको रीअरेंज करके आप h की वैल्यू फाइंड कर सकते हो और फिर टोटल सरफेस एरिया भी फाइंड कर सकते हो। तो हाइट आपके पास आ रही 8.88 और फाइनल आंसर आ रहा है 333.3। ऐसे ही है। उमेर आपका क्या आ रहा है, 233.8। अच्छा, इसमें आपने कुछ बातों का ख्याल रखना होता है, और वो ये है कि आपके जो आंसर्स हों वो एग्जैक्ट कैलकुलेटर पे एक्यूरेट आए। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो दिस विल बी, पहले आप फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, 256 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3.1 स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास हाइट आपके पास आएगी 8.88। चलें ठीक है, इसको आपने राउंड ऑफ कर दिया। उसके बाद इसको आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 2πr से, हाइट है ये आपके पास ना, मल्टीप्लाई बाय 2, और पाई की वैल्यू आपने 3.14 नहीं लेनी बल्कि एग्जैक्ट वैल्यू लेनी है, मल्टीप्लाई बाय आर। आर क्या है 3.1। तो ये आपके पास 172.95 आ रहा है। उसमें आप प्लस कर दोगे क्या, शिफ्ट 2π मल्टीप्लाई बाय r²। r² का मतलब ये 3.1 स्क्वेयर। ठीक है, तो ये आंसर आना चाहिए आपका 233.3379। 233.3379। इसको आप करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर करें तो 233 आएगा। ठीक है, दिस विल बी द फाइनल आंसर। कोई मसला है उमेर, बताओ, जुनेरा आप बताओ। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाए। अब देखें जरा, ए बी लाइज ऑन अ सर्कल, टी ए टी बी आर टेंजेंट्स टू द सर्कल, कैलकुलेट द एंगल ए टी बी। कैलकुलेट द एंगल ए टी बी मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल। अब आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर आप ओ बी को कनेक्ट करें और ओ ए को कनेक्ट करें तो ये दोनों साइड्स आपके पास क्या आती हैं, ये रेडियस है ना, ऐसे ही है। अच्छा, और ये एक कॉर्ड से निकल रहे हैं। फिर अगर आपसे मैं पूछूं ये एंगल बी ओ ए क्या होगा आपके पास, तो एंगल बी ओ ए विल बी इक्वल्स टू 67 मल्टीप्लाई बाय 2। तो आप क्या करोगे, आप सिंपली इसको ये लिखोगे कि 67 मल्टीप्लाई बाय 2। तो क्या आंसर आ रहा है 134।
इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला एंगल आपके पास क्या है, 134। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखो तो आप बड़े आराम से ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हो। ये दोनों एंगल्स आपके पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, ये एंगल और ये दोनों एंगल्स आपके पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये वाला एंगल और ये एंगल आपके पास इक्वल होगा। तो इन एंगल, इस एंगल को अगर फाइंड करेंगे, बिकॉज एक और चीज, अगर ये टेंजेंट है तो रेडियस के साथ 90 डिग्रीज बना रहे होंगे। ठीक है। तो आप अगर इसको मैं एंगल एक्स बोल रहा हूं, तो एंगल एक्स किसके इक्वल होगा, x प्लस 134 इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, और 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 134। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको 180 में से माइनस कर दें, 180 माइनस आंसर, तो ये 46 डिवाइडेड बाय 2 किया आपने, तो x इज इक्वल्स टू 23। ठीक है। और अगर x 23 के इक्वल है तो ये वाला एंगल निकाल सकते हो ना आप, जिसको मैं अभी ब्लैक से बोल्ड कर रहा हूं। तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस 23, 90 माइनस आंसर, तो ये क्या आ रहा है आपके पास, 67। वैसे भी अगर आप देखो तो ये अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम को यूज करके भी डायरेक्टली ये वाले एंगल आपके पास कितने होंगे, ये 67 होगा। ठीक है। और ये दोनों एंगल 67 है, तो आप एंगल टी निकाल सकते हैं ना। इसको मैं अगर y से रिप्रेजेंट करूं तो क्या होगा, 67 प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 67 माइनस 67। बताएं अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो। इसको, तो इसमें आपका फाइनल आंसर है 46। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 16। एस्टिमेट द मीन। अब मीन का फॉर्मूला आपको पता है कि मीन किसके इक्वल, अच्छा इसकी वर्किंग करें और शेयर करें। ओके, अगर आप इसको देखो तो ये आपके पास मीन किस तरह फाइंड करते हैं, ये फॉर्मूला समीशन ऑफ एफ एक्स, तो एक्स आप सबसे पहले निकालते हो, तो ये 7.5, 11, इन दोनों को ऐड करते हो, डिवाइड बाई 2, मिड पॉइंट बेसिकली आप निकाल रहे हो, 16, एंड देन 13.09। अच्छा एक और बात भी है, अगर ये देखो, ये अगर एक्यूरेट आंसर यही है तो फिर आपने इसी को लिखना है, और अगर आपका ये नॉन एक्यूरेट आंसर है तो फिर आप उसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में करोगे। ठीक है, क्लियर है ये।
ओके, क्वेश्चन नंबर 17 में बिल्कुल ऐसे ही है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c को यूज किया। तो पहले आपने ग्रेडियंट निकाला, फिर उसके बाद आपने y इंटरसेप्ट, ग्रेडियंट ये है, एंड y इंटरसेप्ट आप 0 एंड 4 कैसे डिसाइड किया, बिकॉज x इज 0। ठीक है, तो यही वर्किंग हुई एग्जैक्टली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, आपके पास एरिया आपने फाइंड करना है, बिकॉज स्पीड टाइम ग्राफ में जब एरिया फाइंड करते हो तो आप बेसिकली डिस्टेंस फाइंड कर रहे हो। तो ये ट्रेपीजियम है, आपको इसका हाइट भी पता है, पैरेलल साइड भी पता है, बिल्कुल ठीक है ये। लेट्स मूव टू द बी पार्ट। देखें आप, द लेंथ ऑफ द रेस इज दिस, आफ्टर 10 सेकेंड द एथलीट कंटिन्यू टू रन। ओके, तो हमने सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड किया, और डिस्टेंस फाइंड करने के बाद हमने इसको रीअरेंज कर दिया। डिस्टेंस बाय टाइम इज इक्वल्स टू वी, वी इज इक्वल्स टू एस बाई टी है। ठीक है, तो इसको यूज करके आपने सिंप्लीफाई करना है, और फिर ये 13.5 बिल्कुल ठीक है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 19। द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि आपको ये क्लियर होना चाहिए कि सब्सटेंस डिकेज एक्सपोनेंशियली। सो एक्सपोनेंशियली डिके जब भी होगा आपके पास, तो आपने ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल लगाना है, ये आपने यहाँ तक बिल्कुल ठीक किया है। And after that, what we can do is find the number of whole days it take for the mass of substance to be less than 1 grams. Exactly. So less than 1 grams का मतलब ये हुआ कि हमें एक तो यहाँ पे inequality होगी less than 1, ठीक होगा, and it means that 0.9 whole power t is less than 0.05, ठीक हो गया। अब हमने नंबर ऑफ डेज पता करने हैं, तो हम यहाँ पे इसको, ये लेस देन कब तक हो सकता है, तो अगर आप इसको रैंडमली भी चेक करो कि आप ये देखो कि ये जो एक्सप्रेशन आपके पास आई है, ये 0.05 से लेस कब तक इसकी वैल्यूज आ सकती हैं। कैलकुलेटर आपको अलाउड है। लेट्स सपोज आपसे मैं ये पूछता हूँ कि टाइम की वैल्यू, टाइम आप पुट करें, लेट्स से 25, 0.9 होल पावर 25, तो क्या आंसर आ रहा है। ये मैं रैंडम पुट कर रहा हूँ टाइम, बिकॉज नंबर ऑफ होल डेज पूछने हमने फाइंड करने हैं ना। तो 0.9 होल पावर 25 क्या आंसर आ रहा है। 0.07। अब ये 0.07 इससे लेस है। अच्छा, इस ग्रेटर है ये इससे। तो अब अगर मैं कहता हूँ लेट सपोज 0.9 होल पावर 29 करें, क्या आता है। 0.047। अब 0.9 होल पावर टी होल पावर 28 करें, क्या आता है। 28, 0.05 आगे क्या है। अच्छा, अब ये ग्रेटर आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि when time is 29 डेज के अंदर ये कंप्लीटली डीके हो जाएगा। तो हम टी की वैल्यू, या हम यहाँ क्या लिखेंगे, 29 डेज। ठीक है, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 20। लीनियर सीक्वेंस तो तब हो गए डिफरेंस सेम हो, और अगर आप यहाँ पे जस्ट रैंडम देखिए, लीनियर सीक्वेंस नहीं है, तो आप देखिए ये हाफ हो रहा है, इसका हाफ हो रहा है, तो नेक्स्ट टर्म क्या होनी चाहिए, 3/2 या 1.5। आप देखो ये प्रीवियस टर्म को हाफ करके नेक्स्ट टर्म आपके पास आ रही है। अच्छा, अब इसी तरह फाइंड द nth टर्म। अब nth टर्म की एक्सप्रेशन फाइंड करनी है, तो यहां पे आप स्मार्टली सोचोगे कि हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि आपके पास 48 का डबल क्या है, 96। तो 96 इंटू हाफ अगर हम करें होल पावर n, तो अब देखो n की वैल्यू आप 1 पुट करो, तो ये क्या हो रहा है, 48। n की वैल्यू 2 पुट करो, देखो 24 होगा। n की वैल्यू 3 पुट करो,
दिस विल बी 12। सो ये आपके पास एक्सप्रेशन इसकी बनेगी। तो यहां आपने स्मार्टली सोचना है कि 96 का हाफ है, 48 इज व्हाट, 48 आपके पास 96 का हाफ है। तो एन की वैल्यू आप पुट करते जाओगे, आपके पास वैल्यू आती जाएंगी। ठीक है, ओके। अब लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 21। फाइंड द एरिया ऑफ एस टी यू। अब आपको पता है यू हैव अ ट्राइंगल एस एस टी एंड यू, एस टी एंड यू। ठीक है, अब एस टी यू में अगर आप देखें तो एस टी इज 8 एंड देन एस यू इज 9। एक बात याद रखो कि जब भी ट्राइंगल होते हैं तो हम उसके जो वर्टिसेस को नाम देते हैं वो या क्लॉकवाइज नाम देते हैं या एंटी क्लॉकवाइज नाम देते हैं। यू कैन सी कि दिस वन इज, अब हमने एक एस टी यू क्लॉकवाइज नाम दिया, तो अब हमें और ये एंगल भी पता है टी एस यू इज 50। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, एरिया विल बी इक्वल्स टू 1/2। नॉन राइट एंगल ट्राइंगल्स के अंदर हम क्या करते हैं, एडजेसेंट साइड्स इनटू साइन ऑफ देयर इंक्लूडेड एंगल। तो इसका आंसर क्या आ रहा है फाइनल, 27.6। और ये करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स करेंगे। सो इसमें फ्रैक्शन 1/2 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 50 ब्रैकेट क्लोज। सो ये आपके पास आ रहा है 27.57। इसको आप करेक्ट करेंगे 27.6 पे। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 22। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 को अगर आप असेस करो तो कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो आपने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बिल्कुल एक्यूरेट यूज किया, बिल्कुल ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये सारी वर्किंग आपकी बिल्कुल ठीक है, सिर्फ जो आपको एक्यूरेसी का फाइनल मार्क आपको नहीं मिलेगा। एंड द रीजन इज कि या तो आप इसको कंप्लीट लिखो, फर्दर भी लिखो, तो R इज इक्वल्स टू 1.65 आप लिख सकते हो। ठीक है, या फिर 9 के बाद भी आगे जो है वो लिखो। ठीक है, ये कुछ, हाँ, ये जो ये जो आपके पास एक्यूरेसी का मार्क होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिस स्टूडेंट्स के फुल मार्क्स आए हैं वो इसी बात का ख्याल रखते हैं और एक्यूरेसी के मार्क्स, आपने कहीं पे कैलकुलेशन की गड़बड़ नहीं की। लेकिन जब एंड पे आप यहाँ आई हो, यहाँ आपने इस इंस्ट्रक्शन का ख्याल नहीं रखा कि नॉन एग्जैक्ट आंसर्स को 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में करना है। अच्छा, एक चीज आपने अच्छी की है वो ये है कि देखो डेसिमल के बाद आपने सिर्फ 2 या 3 डेसिमल प्लेस तक नहीं लिखा, ज्यादा प्लेसेस तक लिखा है आपने। ठीक है, ये एक पॉजिटिव चीज है, लेकिन उसका भी फिर भी इम्पैक्ट, इससे ज्यादा आपने लिखने हैं। ठीक है, या नॉन एग्जैक्ट आपको पता है स्क्वायर रूट आ गया तो ये नॉन एग्जैक्ट है, तो हम इस पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स रूल अप्लाई कर देंगे। और अगर ये बात आप भूल जाएं तो आपको पेपर के स्टार्ट में ये इंस्ट्रक्शंस गिवन होती हैं। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 23। ओके, इसमें अगर आप देखें तो y इज इक्वल्स टू दिस, तो अब y इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स, बिल्कुल ठीक है, पहले आप k की वैल्यू फाइंड करोगे, उसके बाद आपने y इन टर्म्स ऑफ x है तो आप उसको क्या करोगे, एज इट इज पुट कर दोगे, दैट्स इट।
क्वेश्चन नंबर 24 के फर्स्ट पार्ट में आप क्या करोगे? राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स फॉर टाइम मार्था इज टॉकिंग इज वॉकिंग। ओके, 24 में राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स फॉर टाइम मार्था इज वॉकिंग। दैट विल बी वॉक के लिए अगर आप देखो तो ये फर्स्ट पार्ट है, तो इसके लिए आप क्या लिखोगे? 10 डिवाइडेड बाय एक्स। और रीजन क्या है? आपने टाइम फाइंड करना है ना, तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होता है, तो टाइम विल बी इक्वल्स टू डी बाय एस। तो इसीलिए 10 बाय एक्स आपके पास होगा। इसी तरह सेकंड में आ जाए, शो दैट दिस। तो अब हमने क्या किया? टोटल टाइम हमें पता है, ये वाला टाइम आपका बाय रन है और ये प्लस टाइम बाय वॉक। तो इन सब को आपने रीअरेंज किया, सॉल्व किया, आपके पास फाइनल आंसर यही आपने प्रूव करना था। ये बिल्कुल ठीक वर्किंग है आपकी। देन नेक्स्ट पे आ जाओ, लास्ट वन पे। वी हैव टू सॉल्व दिस वन। सेकंड में हमारे पास था कि वी हैव टू सॉल्व दिस वन, तो इसको हम सॉल्व किस तरह करेंगे? ये आपके सामने है। ये बिल्कुल नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको आप इसी तरीके से सॉल्व करोगे। सी एंड डी पार्ट आपको विजिबल है। बिल्कुल ठीक है, आप इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पुट करेंगे और आपके पास एग्जैक्टली 3.53 और -3.24। ये एक्यूरेसी के बारे में आपने बिल्कुल क्लियर रहना है कि आपके आंसर्स जो है वो एक्यूरेट होने चाहिए। ठीक है। कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द टाइम मार्था इज वॉकिंग एंड टाइम शी इज रनिंग। अब वॉकिंग के लिए हमारे पास था 10 बाय एक्स, तो 10 बाय एक्स हमारे पास क्या है? 3.53 माइनस पॉजिटिव वाला लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे। माइनस अब रनिंग का क्या है आपके पास? एक्स प्लस 5 डिवाइड बाय एक्स प्लस 4। तो वी कैन राइट 5 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 4, मतलब 3.53 प्लस 4। इसको सिंप्लीफाई करके मुझे बताएं कि आपका आंसर क्या आ रहा है। 2.17। अब ये देखो, आपके पास यहाँ पे ये आवर्स में है, ठीक है, और हमने किस में करना है? 2 पॉइंट, क्या आंसर है? 2 पॉइंट, अब ये आवर्स है। अब इसमें हमने क्या करना है? 0.17 आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे? 2 आवर्स तो हमें पता चल गया, 0.17 आवर्स को आपने मिनट में कन्वर्ट करना है। तो आप कैसे करोगे? 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको मल्टीप्लाई बाय 60 कर देंगे जस्ट, तो क्या आंसर आ रहा है? 2 आवर्स एंड 10 मिनट्स। ठीक है, दिस विल बी द फाइनल आंसर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में यू कैन सी कि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हमें गिवन है 0 to 2, और हमें हिस्टोग्राम जब भी बनाएंगे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को यूज करेंगे। अब फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ। ठीक है। अब आप देखो तो फर्स्ट इंटरवल का क्लास विड्थ क्या है आपके पास? इट्स 2। सेकेंड में देखो तो क्लास विड्थ क्या है आपके पास? इट्स 3। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको क्या? लेकिन आपको टेबल गिवन है। ठीक है, तो अब आप इसकी देखो, पहले की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आपको पता है, फर्स्ट इंटरवल में फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है 20। 20 इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ, इट्स 2। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 40 होगी। ठीक है, नंबर ऑफ लाइट पार्सल्स फाइंड कर रहे हैं ना, तो लाइट पार्सल्स के लिए फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आपको गिवन है 20 है, क्लास विड्थ आपको गिवन है वो 2 है, और आपने क्या फाइंड करना है फिर? फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो आप इसी फॉर्मूला को रीअरेंज कर लोगे बस। मेरी बात समझ आ रही है, नहीं आ रही? दोबारा ये है कि आप फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है?
फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ, ऐसे ही है। अब आपको ये देखो, फाइंड क्वेश्चन में क्या करना है, लाइट पार्सल्स का फाइंड करना है। तो लाइट पार्सल्स के लिए आप क्या करोगे, आपको क्लास विड्थ पता है क्या है, क्लास विड्थ इज 2, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आपको पता है फॉर 0 to 2 आपके पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज 20। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी भी गिवन है आपको, क्लास विड्थ भी गिवन है आपको। आपने क्या फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ लाइट पार्सल्स, मतलब आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो आप इसी फॉर्मूला को रीअरेंज कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय क्लास विड्थ। बिल्कुल 40 होगा। इसी तरह नेक्स्ट में देखो, तो देयर आर 102 हैवी पार्सल्स, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है आपके पास 102, क्लास विड्थ क्या है आपके पास 3, क्योंकि हैवी पार्सल्स के लिए आप ये देखो, तो क्लास विड्थ क्या है आपके पास 3। अब आपने क्या फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज इक्वल्स टू 102 डिवाइडेड बाय 3। तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास 34। दिस विल बी द फाइनल आंसर। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 26। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 बिल्कुल ठीक है आपका, बिल्कुल ऐसे ही हम इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, स्पेशली जब एक हमारे पास क्वाड्रेटिक और एक हमारे पास लीनियर हो, तो हम उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे इसी तरीके से, रीअरेंज करेंगे और फिर यहाँ से ये भी बिल्कुल ठीक है, ये सारी वैल्यूज ठीक है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें हमने क्या करना है, हमने बेस के साथ एंगल फाइंड करना है। तो ए जी आपको पता है, आपके पास ये एंगल आपके पास जी है, ये आपके पास बेस है। तो बेस के लिए हम ये करेंगे कि हमारे पास ये वाला पॉइंट लेट से ये एम है, ठीक है। हमने कौन सा एंगल फाइंड करना है, हमने ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें पता है कि अपने ट्राइंगल्स को आइसोलेट कर सकते हैं। ये लेंथ आपको पता है ये 7 है, ठीक है। ए एम हमने फाइंड करना है, ये लेंथ आपके पास 15 है। तो आप अगर अपने ट्राइंगल को आइसोलेट करो, अगर आप अपने ट्राइंगल को आइसोलेट करो तो ये 90 डिग्रीज है, ठीक है। ये पॉइंट ई है, ये पॉइंट आपके पास एम है, ये पॉइंट ए है। बात समझ आ रही है। तो अब इसमें हमें ए ई की लेंथ कितनी है, ये आपके पास 15 है, ई एम की लेंथ क्या है, ये 7 है। तो आप आराम से ए एम फाइंड कर सकते हो। तो ए एम कैसे होगा, ए एम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 15 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। क्या आंसर आ रहा है, ए एम क्या आ रहा है 16.55। अब आप अगर इस ट्राइंगल को देखो तो ए एम की, अब मैं इसको बल्कि आइसोलेट करके लिखता हूं, ये आपके पास जी है, ये आपके पास पॉइंट एम है, ठीक है। और आपको ए एम की लेंथ भी पता है, आपने ये वाला एंगल एक्स फाइंड करना है, ये आपके 16.55 है। मुझे आप जी एम की लेंथ बता सकते हो कितनी है, 5, ठीक है, बिकॉज इस प्रिज्म की हाइट ये, तो ये आपके पास 5, तो एंगल एक्स आप आराम से निकाल सकते हो। क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ, ये एंगल एक्स इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 5/16.55। तो आपका आंसर आ रहा है 16.81 डिग्रीज। तो हम इसको लिखेंगे 16.8, क्योंकि एंगल्स को आपने क्या करना होता है, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में फर्स्ट पार्ट में बिल्कुल इसी तरह से एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है, आपने पुट किया, सिंप्लीफाई किया, आपके पास
फाइनल आंसर आ गया। बिल्कुल। अब इसको हम सॉल्व इसी तरह करेंगे। x की वैल्यू आपने, अब अच्छा एक और बात यह है इसमें कि इसको अगर आपने ये फाइन सॉल्व करना हो तो आप क्या लिख सकते हो, x इज इक्वल्स टू f ऑफ 1। और इससे आपको पता है, क्योंकि आपको पता है y इज इक्वल्स टू f ऑफ x होता है ना, ठीक है। तो यहां से आपको y की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू आपने 1 पुट किया, 7 पावर माइनस 3। तो क्योंकि f ऑफ 1 आपको पता है क्या है, तो f ऑफ 1 आपको पता है, वो आपके पास क्या आंसर आ रहा है, 4। तो आपने उसको जस्ट पुट किया, सिंप्लीफाई किया, आंसर आ गया। इसमें मैंने आपको एक दो चीजें बतानी है, वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपसे कहता हूँ ना y इज इक्वल्स टू f ऑफ x है, तो आपसे मैं कहता हूँ ग्राफ स्केच करो, तो ये x आपके पास क्या होता है, x इनपुट होती है। आप x की वैल्यू इनपुट करते हो, y की वैल्यू आपके पास आउटपुट आती है। बात समझ आइए। और इनपुट को इनपुट के लिए आप वर्ड यूज कर सकते हो डोमेन, और आउटपुट के लिए वर्ड यूज हो सकती है रेंज। ये बात क्लियर है। और ये भी याद रखो हमेशा कि जो, बल्कि मैं इसको इस तरह लिख भी लेता हूं, ये अपने पास कहीं नोट भी करो, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू रेंज ऑफ f inverse of x. Similarly, range of f of x is equals to domain of f inverse of x. समझ आ रही है। अब इसमें हमें क्वेश्चन में क्या कर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम, खैर इसका ये चीज वैसे आपको समझनी है कि डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, और हम इसको यूज कैसे कर सकते हैं। जो हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व हम इसी तरीके से करेंगे जैसे ये आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे सॉल्व हम करेंगे x इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 1। तो एफ ऑफ 1 आपने ये फाइंड किया है, ये जो आपने ये फाइंड किया हुआ है, एफ ऑफ 1 फाइंड किया है। तो ये 7 पावर माइनस 3 आ गया, तो आपके पास ये फाइनल आंसर आ गया। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 29। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह हम इसमें कोसाइन लॉ को यूज करेंगे, ठीक है। और एक और बात ये याद रखो कि आप डायरेक्टली कोसाइन लॉ ये वाला फॉर्मूला याद भी कर सकते हो। सेकंड, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करता, मैं ये कहता हूँ आपको, आप इसको इस फॉर्म में लिखो, 13 स्क्वेयर, मतलब जो एंगल यहाँ पे है उसके सामने वाली साइड का स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 10 स्क्वेयर प्लस 14 स्क्वेयर माइनस 2 इंटू 10 इंटू 14 कॉज ऑफ वाई, ठीक है। तो ये क्या होगा, अब इसको रीअरेंज करके, खैर आपने भी ये ठीक किया हुआ है। अच्छा एक चीज और याद रखो कि अगर हमारे पास नॉन एग्जैक्ट आंसर हो, ये आपका आंसर वैसे बिल्कुल ठीक है, और उसकी रीजन ये है कि आपने डेसिमल के बाद जो वैल्यू यूज की है वो ज्यादा यूज की है। अगर इसको यहीं पे राउंड ऑफ करते तो आपका एक्यूरेट आंसर ना आता, एक्यूरेसी के मार्क्स ना मिलते। दूसरी बात, जो नॉन एग्जैक्ट आंसर हो उसको आपने करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस करना है, तो आप 63.0 लिख सकती हो, ठीक है। और एक चीज ये याद रखो कि 63 पॉइंट, अगर 63.0 आंसर आ रहा है करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर करके, और आप सिर्फ 63 लिखोगे, तो इस पे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ऑल दो की दोनों सेम है, तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है, एक्यूरेसी के मार्क्स लूज नहीं करने। सेकंड पार्ट में क्या है, कैलकुलेट बीडी। ओके, सेकंड पार्ट में आपके पास ये डायग्राम में आपने बीडी फाइंड करना है। बीडी कौन सी लेंथ है आपके पास, ये लेंथ है, ठीक है। तो बीडी फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, यही लेंथ है। तो अब इस लेंथ के लिए आपको ये पता है कि बाकी साइड, सारी साइड्स आपको पता होंगी। जैसे अगर आप ये देखो कि बीडी फाइंड करने के लिए ये 97 है, ये ये थर्ड साइड भी पता है आपको। तो आप इसी तरह क्या करोगे, 14 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 97 इंटू, तो आपने ये एडी फाइंड किया, तो एडी आपके पास क्या आ रहा है, 8.6
6, 8। ठीक हो गया। अब आपने क्या किया, यहाँ पे आपने ये क्या किया आपने, अच्छा ठीक है, अगेन इस पे कोसाइन रूल लगा दिया आपने, ये यहाँ तक ये कोसाइन रूल यूज किया और आपने बी डी फाइंड कर दिया। तो बेसिकली आपने बी डी के लिए कोसाइन रूल कहाँ पे लगाया आपने, ये 10, 8 पॉइंट्स इस ट्राइंगल पे लगाया आपने। कॉल दो। अच्छा ये 108 कैसे आया आपके पास, ये एंगल 1085 ये किस तरह आया, किस तरह सॉल्व किया, वाई आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है, वाई आपको पता है 63.03 है, और 63.03 ये पूरा एंगल आपने कैसे फाइंड किया है, एग्जैक्टली exactly। ये तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू 63.03 प्लस 45। ठीक है, अब ये 45 भी कैसे आया, बिकॉज ऑफ दिस ट्राइंगल। हमने इस ट्राइंगल को देखा, ये जो आपके पास ये वाला ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में आपको दो एंगल्स पता है, ये एंगल भी पता है, ये भी पता है, तो आप उसको 180 से माइनस कर सकते हैं। तो ये फाइनल आंसर आपका बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आई थिंक दैट इज इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पेपर।